हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि एसएससी के एग्जाम्स में ट्रेंड में रहने वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स की सीरीज है, जिसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप जानते हैं दोस्तों, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई। तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट इस टॉपिक से बन सकते हैं, मोस्ट बस सीट आपके सामने लगा दी गई। 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब इस सेट को दोस्तों पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। देखिएगा, टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला आपका दोस्तों अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विस्तार, न्याय पुनर्विलोकन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार हजारों बार पूछा गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व तो आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में कभी दोस्तों ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। अगला दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, उसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा ही। ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल एक प्रावधान ध्यान रखेंगे। और फ्रांस के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी आर्टिकल 368 तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। वो हर क्वेश्चन दोस्तों आपके हर टॉपिक से मिल जाएंगे, जहां जहां से अब तक आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे क्या प्रावधान लिया गया है। तो मूल कर्तव्य आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। इतना दोस्तों आप इस टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी दोस्तों। आप जानते हैं एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल आपका चल रहा है, इसके बाद में आपका एमटीएस है और जीडी भी आपकी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई लगा हुआ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से दोस्तों किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। इसके अलावा जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और करंट का भी दोस्तों स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है,
जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। एसएससी का अब तक का दोस्तों आपके सीजीएल एग्जाम का सुपर टॉपिक रहा है। आप जानते हैं बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो मोस्ट में सीट आपके सामने लगाएगी दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। अब इस सीट को दोस्तों पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। आगे बढ़ेंगे। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। और लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला है आपका अस्पृश्यता कांड, बिल्कुल हाईलाइटेड फैक्ट है, यह अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों कांड दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में। वो सारे क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे दोस्तों जो अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दोस्तों ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 32 में ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसका प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी UCC का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य की बात की जाए अनुच्छेद 51 का में है। और भारत का राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो कि दोस्तों अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति उसे प्राप्त है दोस्तों ये अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था की गई है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हजारों बार करंट में हम आपको रटवा चुके हैं, अलग अलग दोस्तों टेंट से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। नेक्स्ट, संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में है। वो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। और वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। आगे बढ़िएगा। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। इतना दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा भोगाव नदी के तट पर। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, हिस्ट्री से दोस्तों। जो हड़प्पा कालीन सभ्यताएं हैं
बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे थे, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट हुआ सीट दोस्तों आपके सामने लगाए गए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी ट्रेंड से बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे गलत होंगे और ना ही दोस्तों आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। अब टॉपिक है दोस्तों हमारा हड़प्पा कालीन स्थल, उत्खननकर्ता, खोज और संबंधित नदी तट। यानी चारों चीजें दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन की गई ताकि कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में इस टॉपिक से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। पहले दिया गया दोस्तों प्रमुख स्थल देखेंगे आप लोग, उसके बाद में उनके उत्खननकर्ता भी कवर करेंगे, इसबी यानी इनकी खोज कब हुई थी, और कौन से दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित थे। यानी पूरी तरह से टॉपिक दोस्तों आपका यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कब दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित था, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। और दोस्तों मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों आपका चन्हू, इसकी बात की जाए तो इसकी खोज NG मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। और दोस्तों चन्हू ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़िएगा। रंगपुर की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। कब दोस्तों? 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में। और ये दोस्तों मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज एकदत्त शर्मा ने की थी। कब दोस्तों? तो 1953 से लेकर 55 ईस्वी के बीच में। और यह दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल मोस्ट बड़ा आपका रहता है दोस्तों, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में। और ये दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित था। सब कुछ हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ पूरी तरह से आपके PDF में मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। कोट दीजी की बात की जाए तो इसकी खोज फजल अहमद ने की थी दोस्तों। कब? 1955 ईस्वी में। और कोट दीजी दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला आपका आलमगीरपुर, जिसकी खोज एकदत्त शर्मा ने की थी दोस्तों 1958 ईस्वी में। और दोस्तों आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कालीबंगा, जिसकी खोज BB लाल एवं VK थापर ने की थी। कब दोस्तों? 1961 ईस्वी में। और यहाँ दोस्तों घग्घर नदी के तट पर स्थित था। धौलावीरा आपका सुपर है दोस्तों, इसकी खोज JP जोशी ने की थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में। और यहाँ दोस्तों मासर एवं मनाहर नदियों के संगम पर स्थित था। लास्ट है यहाँ से आपका दोस्तों वनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 से लेकर 74 ईस्वी के बीच में। और यह दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपके लिए रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, इनको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है, देखिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर दोस्तों नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य दोस्तों आधार वो शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दोनों ट्रेंड से किसी भी ट्रेंड से पूछा जाए। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। अगला पॉइंट है आपका, आगे की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दोस्तों 1863 ईस्वी में किया था। और भारत में व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य दोस्तों जो पहला है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सब कुछ पूरी तरह से हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अभी और क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के चिराग नामक नवपाषाण कालीन स्थल से दोस्तों हड्डी के औजार मिले हैं। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य दोस्तों बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, चावल की खेती का प्राचीनतम साथ कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। और पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। वो हर क्वेश्चन दोस्तों उस टॉपिक्स को पूरी तरह से वहीं पे कंप्लीट कर लिया जाते हैं जो हमारे दोस्तों टॉपिक उठाए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और कालीबंगा को दोस्तों काले रंग की चूड़िया कहा जाता है, या इसका अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। नेक्स्ट, सिंध घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहता है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे।
और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, ये भी आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों अगर आप इस टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंस से आते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? ऋग्वैदिक कालीन दोस्तों जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, डार्कली क्वेश्चंस बनते हैं दोनों ट्रेंड से। मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से हर ट्रेंड से कवर कर लिया गया है। आप इस सीट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। अब सीट को दोस्तों पूरी तरह से अपने सामने करते हैं, देखिएगा टॉपिक है हमारा ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। एक तरफ दोस्तों प्राचीन नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों कुभू की, तो ये दोस्तों कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। बितस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। दोनों ट्रेंड से ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप लोग जानते हैं। प्रोशनी की बात की जाए दोस्तों तो ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा दोस्तों ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। आगे बढ़िएगा। दृष्टद्योति की बात की जाए दोस्तों ये घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। और सुवास्तु दोस्तों ये स्वात नदी का प्राचीन नाम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, कुभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुभा दोस्तों काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी दोस्तों चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुद्दी की बात की जाए दोस्तों तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा दोस्तों गंडक नदी का प्राचीन नाम है। और गोमती दोस्तों ये गोमल नदी का प्राचीन नाम है। पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल, इसे 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट दोस्तों उत्तर वैदिक काल के समय की बात की जाए तो दोस्तों इसे 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। अगला पॉइंट है आपका, भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। अगला पॉइंट देखिएगा, ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता था। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति यानी कि ब्रह्मा को माना जाता था, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हम लोगों के लिए क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। ये आपका दोस्तों हिस्ट्री का भी टॉपिक है, पॉलिटी का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। मोस्ट मार्क्स सीट आपके सामने लगाएगी दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय से पूरी तरह से कंप्लीट किए गए। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। टॉपिक है आपका दोस्तों भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी आंसर दे दिया था दोस्तों, 1765 में यानी कि द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अब गवर्नर जनरल की बात हो रही। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 1773 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस व्यवस्था प्रशासन की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला आपका, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ध्यान रखेंगे। क्रम से सारे क्वेश्चंस कवर किए गए, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों इसमें ऐसे लेंगे जो हजारों बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब पहले बंगाल के गवर्नर आप देखें कि फिर बंगाल के गवर्नर जनरल देखे। अब बात हो गई दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट, किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य हड़प नीति जिसे व्यवगत सिद्धांत भी कहा जाता है किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, किसने 1848 ईस्वी में भारत में
लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही। नेक्स्ट, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। और किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ही हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश वायसराय की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग के ही। और भारत में पहली जनगणना 1872 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो के। हर क्वेश्चंस को हर ट्रेंड से पूरी तरह से कवर किए गए हैं। नेक्स्ट, 1878 में किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के। डाकली दोस्तों ये भी दे दिया गया कब पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। और इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा 1883 में पेश किया गया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के, ध्यान रखेंगे। पहली बार हुई थी दोस्तों जो कि नियमित नहीं थी, लॉर्ड मेयो के। 1872 में, 81 में जो हुई वो नियमित थी, लॉर्ड रिपन की। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के, ध्यान रखेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। कब किया गया था? 1905 में। क्वेश्चन ही ऐसा मेंशन किया था ताकि सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों एक साथ निकल आए। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका लगा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 तक। पूछा जा रहा है किस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। वह सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में होता है? लॉर्ड इरविन के। अगला है, गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। डेट के साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 आप जानते हैं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित होता है? लॉर्ड वेलिंगटन के। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनन थगो थे। और क्रिप्स मिशन किस वायसराय के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड लिनन थगो के ही। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा यहाँ से क्या क्वेश्चन है देखेंगे, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब ब्रिटिश अंतिम की बात हो रही है दोस्तों, सबसे पहले गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, उसके बाद में दोस्तों अंतिम की बात हो रही, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। इसके बाद में आप जानते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पेरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? ज्योग्राफी यानी भूगोल में दोस्तों जो हमारे महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं किनकी खोज किसने की थी। तो सब कुछ कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पेरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। अब इस सीट को दोस्तों थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा टॉपिक हमारा प्रमुख भौगोलिक खोजें। एक तरह का अन्वेषक के नाम देगा, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खोज। देखिएगा दोस्तों इसमें व्यक्ति के नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किसकी खोज की थी और कब की थी, चारों चीजें मेंशन कर दी गई हैं, ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर एमंडसेन जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, रॉबर्ट पेरी की बात की जाए जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 में। आगे बढ़ेगा क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों, ये पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी इन्होंने 1492 में, और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी 1498 में। कैप्टन कुक ने दोस्तों हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 में। निकोलस कोपरनिकस की बात की जाए जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1540 ईस्वी में। फर्नांडिस डी लेसेप्स, इन्होंने दोस्तों सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, जोहान्स केपलर जो कि जर्मन के रहने वाले थे, यानी ये जर्मन थे।
इन्होंने ग्रहों की गति का नियम खोजा था दोस्तों 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट मैगलन की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने विश्व का भ्रमण किया था। वो अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 ईस्वी में। और आपका दोस्तों वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, आप लोग जानते हैं दोस्तों, केप ऑफ गुड होप होकर इनका भारत आगमन हुआ था। इन्होंने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? बौद्ध धर्म से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे थे, वो कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट मस्ट सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। आप इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। आगे बढ़िएगा थोड़ा सा। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। बौद्ध धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध हो गया, संघ हो गया एवं धम्म, इनको तीनों को मिला के दोस्तों त्रिरत्न कहा जाता है। और बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा धम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड या भाग नहीं है, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे देखिएगा, त्रिपिटक की भाषा पाली थी और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतों का आयोजन किया गया था, इनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिएगा। तो पॉइंट हमारा बौद्ध धर्म की महासंगीतियाँ। स्टार्ट करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। सब कुछ आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब आगे आप जानते हैं दोस्तों चारों बौद्ध संगीतियों में दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो उसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन की अध्यक्षता की बात की जाए तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की दोस्तों अध्यक्षता सर्वकामी या सब्बाकामी के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन की अध्यक्षता दोस्तों मोगलिपुत तिस के द्वारा की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको पीडीएफ के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी और रेलवे का नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ ऑल इन वन हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो बिहार एसएससी 10+2 2023 की वैकेंसी लगी हुई, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, इसका तीसरी बार दोस्तों नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीके, जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी दोस्तों हमारे द्वारा नए वर्जन कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारत के जो महत्वपूर्ण मंदिरें हैं, इमारतें आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। देखिएगा, एक तरफ इमारतों में मंदिरों को नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा अजंता एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में एग्जैक्ट लोकेशन दिया गया दोस्तों, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, शांति निकेतन की बात की जाए, बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में दोस्तों जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके हमारे द्वारा पीडीएफ रेडी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर की बात की जाए, भुवनेश्वर ओडिशा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर दोस्तों एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों पुष्कर राजस्थान में। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आप प्रिपेयर रखेंगे। डॉक्टरी दोस्तों ये भी आपके ऑप्शन में दे दिया आता है। नेक्स्ट, रामेश्वरम मंदिर की बात की जाए तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर या चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर की बात की जाए तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी ओडिशा में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा वैष्णो देवी मंदिर, जो यहाँ पे दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हमारा हो चुका है पूरी ओडिशा में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। इतना दोस्तों इस टॉपिक में आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? जो महत्वपूर्ण दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभ्यारण्य है? डॉक्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप जानते हैं आपको लोकेशन केवल बताने होते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो सब कुछ कंप्लीट करके दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन के साथ इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। आप इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। देखिएगा, थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं दोस्तों। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित स्थान। बात करें दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, हाईलाइटेड आप लोग जानते हैं, एक सींग वाले गांडे के लिए प्रसिद्ध है जो कि जोरहाट असम में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों पलामू झारखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क बादीपुर कर्नाटक में। केवलादेव पश्चिम बिहार दोस्तों भरतपुर राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अलवर राजस्थान में। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की कोरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों शिमोगा कर्नाटक में है। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चंद्रभभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बिहार में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिही एवं सरगुजा मध्य प्रदेश में। और लास्ट हमारा पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। इस टॉपिक से दोस्तों इतना आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी फैक्ट दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपको एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब एक एक फैक्ट को दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था।
अगला पॉइंट है आपका, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये भी पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश आए जिसने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। फिर दोस्तों तुगलक वंश आए जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 तक। फिर दोस्तों सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर दोस्तों पांचवा आपका लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे। विभिन्न ट्रेंड से दोस्तों कोड के माध्यम से एनालिसिस करने के लिए ये दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों आप उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 5 क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। अगला है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। अगला, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से मिलते होंगे जो कि अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे बढ़िएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। इतना क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर रखते हैं दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। किस टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों? भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है आप लोग जानते हैं, डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें लोकेशन बताने होते हैं कि कौन सा दोस्तों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख शोध संस्थान। एक तरफ शोध संस्थान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है कि कहाँ पे स्थित है। बात की जाए दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान दोस्तों धनबाद में। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों वहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों ये देहरादून में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय खगोल संस्थान दोस्तों ये बेंगलुरु में। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर का बाणभट्ट। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट है। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? जो महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तक है उनके लेखक, आपका सुपर टॉपिक। आप जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में डाकली के दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। अब देखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक दिए गए हैं।
एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम है। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की, लेखक चंद्रबरदाई हैं। गीतांजलि गार्डनर पोस्ट ऑफिस और गोरा के लेखक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम हैं। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान, जिनके लेखक दोस्तों खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट, कागज से कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा दोस्तों हम चाहते हैं कि इसमें साइंस का 1-2 टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट कर लें, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला है द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्धचरितम के लेखक सुघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूरसागर सूर सारावली साहित्य लहरी के लेखक दोस्तों सूरदास जी हैं। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा की लेखिका दोस्तों गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के दोस्तों महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के BS नायपाल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के लेखक दोस्तों कालिदास जी हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या दोस्तों, मालती माधव, जिनके लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। द डवरकुरुम, माई डेज और मालगुडी डेज के RK नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्शन कर दिया था उस टॉपिक्स का वहीं पर जो टॉपिक समाज द्वारा उठाए जाते हैं। का अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल हैं। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीस हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला हमारे क्या दोस्तों, आईने अकबरी और अकबरनामा, इनके लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीर दास हैं। गोदान और कमभूमि के लेखक दोस्तों प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। और मिर्च कटिकम के लेखक दोस्तों सुद्रक हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम चाहते थे 2-3 हम दोस्तों यहाँ पे टॉपिक्स आपके करंट और जनरल साइंस के भी ऐड करें, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको अदर वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।